सो नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क प्रोफाइलिंग। सो रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब क्या होता है कि रिस्क को इवेल्युएट करना, रिस्क को कम करना। अगर हमें जब से ज्यादा रिस्क हो रहा है तो उसको हम रिस्क क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे। मतलब क्या करेंगे, उसके अंदर हम रिस्क को इवेल्युएट करेंगे, उसको प्रोफाइलिंग करेंगे। अगर रिस्क इवेल्युएट करते हैं हम इजीली, तो हमें आने वाले जो बड़े लॉस है हम क्या करते हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो जैसा रिस्क आ रहा है उसको क्या करने का, हमें इवेल्युएट करने का और उस रिस्क को क्या करने का, कम से कम रखने का। ठीक है, उसके अंदर आपकी देखना कि रिस्क कैपेसिटी कितनी है, रिस्क रिक्वायर कितना हमें सोचा कि कितना रिस्क होगा हम लोग को, और रिस्क टॉलरेंस हम कितना रिस्क टॉलरेंस कर सकते हैं। ये आता है रिस्क प्रोफाइल के अंदर। अ रिस्क प्रोफाइल फॉर इज एन इवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन willing to take the risks as well as trade which to organization expose the main components of the three risk profiling. First is रिस्क कैपेसिटी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी होगी, हमें रिस्क प्रोफाइल के अंदर पता चलता है। सही है। सो द रिलेट ऑफ द रिस्क एबिलिटी टू टेक द रिस्क दैट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल circumstances and the investment goals, the higher of the amount of wealth and longer an investment horizon gather will be the ability to the risk। क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम जो इन्वेस्ट किया है, जज द मनी पावर फर्स्ट। हमें जो मनी पावर है उसकी क्या करना है, देखना है कितने मनी पावर है हम लोग के पास। उसके बाद में देखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट के उससे हमें कितना फायदा हो रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी हमें मिल रही है, उसके अंदर कितना लॉस हो रहा है। ये आता है रिस्क कैपेसिटी के अंदर। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, risks required. In the risks required, which is associated with the return required to achieve the client goals of the financial resources available। अभी रिस्क रिक्वायर्ड के अंदर क्या आएगा कि रिस्क रिक्वायर्ड के अंदर आता है कि हमने अभी तक मतलब जितना हमें रिस्क रिक्वायर्ड है पता होगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसके हिसाब से हमें क्या लगता है, टैक्स लगता है। ओके, अभी हमारे हिसाब से जो पैसा जा रहा है, ठीक है, अगर हम एक सिंपल से रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो उधर क्या करना पड़ता है, हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो क्या है कि ऐसा रिक्स है कि हम चाहते भी उसको क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो अमाउंट जा रही है हम लोग के पास, चाहते भी उसको हम रोक नहीं सकते। तो ये आता है रिस्क रिक्वायर्ड के अंदर कि हम कितना रिस्क रिक्वायर्ड कर रहे हैं उतना सबसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है रिस्क टॉलरेंस। सो रिस्क टॉलरेंस के अंदर क्या आता है कि रिस्क टॉलरेंस एक ऐसा है कि अगर कोई नया बिजनेसमैन अगर नया बिजनेस सेट कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हमने देखा कि रिस्क टॉलरेंस के अंदर कि वो क्या करेगा, सबसे पहले बिजनेस सेट करने के टाइम पे पूरे स्टडी करेगा, प्लान करेगा, स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, और फिर भी उसको उसके अंदर कोई लॉस मिलता है तो क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा उसको क्या हो सकता है, शायद वो बिजनेस स्टार्ट भी ना कर पाए। मतलब रिस्क टॉलरेंस का ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अगर वो लॉस हो सके तो वो इजीली वो लॉस को क्या करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर अंबानी को लॉस हुआ कोई नए बिजनेस के अंदर, तो उसके पास इतना अमाउंट है या इतना इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि वो एक आध दूसरा लॉस को क्या कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है। लेकिन कोई नया बिजनेसमैन है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसी टाइम पे उसे लॉस हुआ, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में खड़े हो गए, क्योंकि वो रिस्क बहुत बड़ा होगा उसके लिए। ठीक है, तो रिस्क टॉलरेंस में वही बताता है कि रिस्क टॉलरेंस रेफर टू द level of the risk that a client is comfortable with। The risk tolerance is a physiology rather than the financial circumstances, and the goods is the physiology of rather, and the more risk of tolerance is higher will be the investment and return। ठीक है, तो जितना उतना इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर जो स्टार्ट में ही अगर उसको रिटर्न नहीं मिला, उसको लॉस हुआ, तो क्या हो सकता है, उसका जो बिजनेस है वो कहीं मतलब उसको आगे जाके सफलता ही नहीं मिलेगी, चाहे बिजनेस बीच में ही बंद करना पड़ेगा। ये आता है रिस्क टॉलरेंस के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, some factor affect the risk profiling of client। First is knowledge। So individual is the more financial and investment, and the knowledge are generally more willing to accept your investment। So next point, comfort। So comfort is the referred to the level of risk that client comfortable with, the risk tolerance and the physiology rather than financial circumstances। After that, our third point, इन्वेस्टमेंट चॉइस। अभी इन्वेस्टमेंट चॉइस कौन से हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट चॉइस अलग अलग होगी कि एक सेम ही नहीं होते इसके अंदर। सो प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिस्क एटीट्यूड। इसके अंदर पता चलेगा कि अगर डिफरेंट टाइप में इन्वेस्टमेंट है तो उससे सबसे इन्वेस्टमेंट से सबसे हमें रिस्क कम आएगा, तो हम इसके अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी ऑफ द बैंक डिपॉजिट, वेरी इजी। मतलब क्या होगा इसके अंदर, सेफ्टी अगर आपका सबसे ज्यादा आपको सेफ्टी कहाँ मिलेंगी, रिस्क कम कहाँ पे होगा, आपके एफडी के अंदर, क्योंकि अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है। सही है, उसके बाद क्या बताया उन्होंने, रिटर्न पोटेंशियल ऑफ स्टॉक। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड। So it is the risk which is associated with the returns of required to achieve the client's
goals and the financial resources available. In that attitude, if you are not receiving that type of goal, you can be taking the big risks in the risk profiling. Our next point, capacity. So it is referred to the financial ability to the client to take the risks. For example, his income and expenses. Okay. So our next point, risk profiling on investors. So in that first, low risk और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स. लो रिस्क कौन से अंदर हमें मिल सकता है, डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है इसके अंदर. सो लो रिस्क इनवर्स prefer investing in a bank account of government bonds and cash instruments that guarantee that fixed return and the safe of the investment. The first point in the low risks. After that, they not do believe in taking of risks. That is, they take the lowest level of risks involved. They do not like a losses. That is, they do not want to take the risks even if the return are high. And they mostly belonging to the old age group of senior citizen in defensive investors. Okay. So our next point, low mid और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. सो हम इसको अंदर कैसे जितना हमें रिस्क हो सकता है उसके अंदर एक रिस्क को सहन करना, हम रिस्क को सहन कर सकते हैं और कम से कम रिस्क हमें हमें कैसे होगा ये इसके अंदर देखा जाता है. ठीक है. सो दे इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इनकम मनी, मार्केट सिक्योरिटी एक्सेट्रा, and they are willing to take calculate risks up to a certain limit. The risk taking capacity is limited in conservative investors. So our next point, mid risk or moderate investors. Mid risk investors have their portfolio which is mix of equities and bond, cash, etc. After that, they are willing to take the risks with some part of their available asset to meet their long-term goals. And the investors are willing to take moderate amount to the risks and hence believing is diversifying their investment. So different types of diversification. जैसे हमने last time देखा था कि अगर हमें diversify ज़्यादा होगी, so we will get a good profit. तो risk का rate क्या होगा? कम होगा. These types of investors can be experienced mid-age and investors. After that, our next point, mid-high risk or growth investor. So in that mid-high risk and growth investor, their portfolio is a mix of higher risk instrument like equity, bonds, cash, and etc. They are comfortable taking to high level of risk in middle high growth and growth investors. So after that, they are also comfortable to take the high level of losses also. Okay. So our last point, high risk and aggressive investors. So their portfolio contain a major portfolio of equities. They are willing to take the high level of risk. They seek the highest possible return on that capital. Even if they incur losses, they continue to invest equities, risks, and all thereof assets. So in that case, in aggressive investor, if they continue facing the loss, they again and again they invest in that type of in the type of investments, equities and the risks and their assets also. Okay. So our next point, goal based financial planning. See, goal based financial planning हम किसे कहते हैं, हमने लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था. फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं, ठीक है, गोल कैसे सेट करते हैं उसके लिए. तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमारी सही से होगी, जो हमने ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के लिए तय किया है, जो ऑब्जेक्टिव हमें करना है पूरा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके हमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग इजीली कर सकते हैं. मतलब आगे जाके फ्यूचर में हमें कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा. ये होता है गोल बेस्ड फाइनेंशियल के अंदर. हमारी प्लानिंग सही से होगी, हम हमारी इन्वेस्टमेंट सही से होगी, तो हमें फ्यूचर में रिटर्न कैसे होंगे, सही से मिलेंगे. ठीक है. सो गोल बेस्ड प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट to prioritize their financial plan to fund them. The main aim is to ensure that people meet their personal and lifestyle goals and ensuring that they have enough income to live sustain in their retirement. So first point in that, avoid under saving. So avoid under saving. Goal based wealth management help you to think about your goal both long term and short term in advance. The preventing of your firm understanding is money you will need the future. This maximize of your saving. ठीक है. इसके अंदर क्या बताया, अवॉइड अंडर सेविंग, गोल बेस्ड मैनेजमेंट.
अगर आपका गोल सही से होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा, आपने प्लानिंग सही से की तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर गोल आपका अचीव होगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ईजी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ईजी होगी तो क्या होगा, आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके हिसाब से आपको जाके फ्यूचर में क्या हो गए, रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, प्लान अहेड एंड अचीविंग मोर। Using goal-based wealth management, you start saving at the early age. This ensuring that your future liabilities and reduce over the years. Financial goals should be smart, specific, measurable, and achievable of realistic. The time bound ensure that of all current future income demands are met effectively, creating a saving plan. Okay, so our next point, using a data of driven target. Using a data-driven approach will be help to prioritize their time, period, and monthly savings, ensure proper wealth management, and also consider the rate of the inflation in the using data of driven target. Okay, so next point. So our next point, saving for a tangible outcome. Goal-oriented approach will make you save on regular basis of your money. And when a real outcome is attained to the purpose of your saving, you are more likely to work towards of the goal. So next, guilt-free spending. Okay, so guilt-free spending goals ensure that you spend your amount, and this ensure maximum saving without of overspending. A financial plan ensure that you maximize your saving with the falling prey with the depth of trap. ये हमने ये जो पॉइंट्स है लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखे थे, सेम ही पॉइंट्स है। जैसे कि अभी ये भी पॉइंट्स है, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कौन सी टाइप का गिल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि मैंने पैसे क्यों खर्च किए, आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाए, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपके पैसे आपको स्पेंड करने हैं। ठीक है, सो अगर आपका आपके प्लान के मुताबिक आपके पैसे अगर स्पेंड हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आप रिमेनिंग आपका जो पार्ट है अमाउंट का, वो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट टू अन ऑटोमेटेड प्लान। So automated your saving, make it affordable to do the right thing. It's great investment strategy as you save the right amount of every month. Financial planning is about controlling spending, managing credit, reducing taxes, increasing saving, building wealth through multiple sources of the future, and the protecting the asset of the family. So next point, turn a vice into a strength. Goal-based wealth management make you use of material according to improve your saving behavior to create many difficult mental account. You ensure that you are optimally saving. It involves the gathering of the relevant financial information, establishing goals, and the evaluating the current financial status and developing the strategy effectively achieve your financial goals. So our last point, achieve optimum returns. So goals-based wealth management ensure that you take an optimum amount of the risks that you achieve of your goals. When done correctly, goal-based investing is effectively. ओके, जैसे कि हमने बाद में कहा था कि अगर हमारा गोल सही होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न सही होगा, हमारा गोल हमने जो सेट किया उसके हिसाब से अगर प्लानिंग होगी, तो हम क्या हमारा क्या होगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी इफेक्टिवली होगी और उसका हमें रिटर्न बहुत ही अच्छी तरह मिलेगा। सो क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, गेट ऑफ डेट एंड द गेट गुड इंश्योरेंस कवर अप टू द हैंडल इमरजेंसीज। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि अगर हमने इमरजेंसी फंड क्रिएट किए, देखिए हर एक पॉइंट के अंदर रहेगा इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस सॉरी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इमरजेंसी फंड अच्छी तरह से हमने बनाए होंगे, हमने इन्वेस्ट किया होगा, तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उसके हिसाब से हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। मतलब हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ में इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। क्यों जरूरी है, अगर हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एक एग्जांपल लो, मैंने एफडी किया और अगर उसके अंदर मुझे कोई इमरजेंसी कंडीशन में मुझे पैसे खर्च करने पड़ रहे मेरे हेल्थ के ऊपर, और अगर मेरा इंश्योरेंस रहेगा तो क्या होगा, मेरी एफडी मैंने जो निकाला है उसको बंद करना पड़ेगा, मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ आपका जो इंश्योरेंस कवर है, मतलब इमरजेंसी फंड है, वो भी आपको क्या करने हैं, उसके साथ क्रिएट करने हैं। मतलब आप इन्वेस्टमेंट, आपका जो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो आप इजीली कर सको। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, asset allocation and life cycle model. The asset allocation is an organized and effective method of diversification and is the strategy of the dividend your investment portfolio across various asset classes like stock, bonds,
and money market securities asset allocation is a pure science, and the main aim of the asset allocation is to spread the risks by not investing in a single assets. So our step in the asset allocations underscore first point, the setting your financial planning objective. Financial planning objective include providing additional pension income and paying for the children education or property deposit or meeting of the health and the care of expenses, use of different asset allocation or different types of match of the liabilities. After that, our second point, set your strategic allocations. A strategic allocation and the strategic asset allocate at the mix of asset is be held a portfolio for the term and the investment. For example, 50% investment in equity, 25% in bonds, 15% in commodities, and 5% in cash. The allocation varies per the market condition, that is level of the risk and the return. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था कि अगर हमारे एलोकेशन स्ट्रेटेजी एलोकेशन बताया हम लोगों ने, तो अगर स्ट्रेटेजी एलोकेशन हम लोग के अलग अलग रहेंगे, डाइवर्सिफाइड रहेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कैसी होगी, अलग अलग होगी. अगर हमको एक के अंदर लॉस और रिस्क आ रहा है तो हमें दूसरे से अंदर क्या हो सकता है, प्रॉफिट जनरेट हो सकता है. सही है. सो ये बताया उन्होंने कि एसेट एलोकेशन आपको उसी हिसाब से करना है, तो हिसाब से आपको आगे जाके प्रॉफिट भी मिल सके. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, add asset to build up your portfolio. In order to achieve your target allocation, add assets which are not related to your existing holding to reduce voluntary risks and generate the smoother than returns. Okay, so our next point, monitor your asset allocation and regularly. To ensure higher risks, assets do not dominate a portfolio. Make sure reliable of your portfolio annually to monitor in these changes. Okay, so next point, consider the lifestyling. So in that case, consider the lifestyling. उसके अंदर क्या बताया आपने कि अगर आपका जो आपने जो गोल सेट किए हैं, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही से होगी, आपका जो स्ट्रेटेजिक अलोकेशन है, मतलब आपने जो अलोकेट किया है हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो आपका सही से होगा, तो आपको लास्ट के अंदर क्या बताया, कंसिडर लाइफ स्टाइलिंग. जैसे आपने लाइफ स्टाइल चाहिए उसी तरह आप क्या सकते हैं, जी सकते हो. ठीक है. अगर मैंने सोचा कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रहेगी और मैंने सीधा जाके किसी एक के अंदर ही इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा, मुझे उसके अंदर कोई आइडिया नहीं रहेगी, मेरा लॉस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है. और रिटायरमेंट, कंसिडर द लाइफ स्टाइलिंग, जो मैंने लाइफ स्टाइल सोची है शायद वो मुझे नहीं मिल सकती. क्यों? क्योंकि मेरी ना प्लानिंग होगी, ना मेरे गोल सेट हो गए, सही है, ना मेरा पोर्टफोलियो सही से होगा, सही है, और मैं कोई चीज मॉनिटर अच्छे से नहीं करूंगा. ठीक है. तो उसके अंदर क्या बताया है मैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इजीली होनी चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी एलोकेशन डिफरेंट वेज में होना चाहिए. तो उसके बाद में आपने जो लाइफस्टाइल देखी है उसके अंदर से आपको क्या कर सकते हैं, आप इजीली वो लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के बाद आप जी सकते हैं. So consider the lifestyling. Lifestyling aim to the reduce of the volatility fluctuation in a portfolio over a period of time. Lifestyling can be carried out manually and by the selling risks asset and holding to the produce and the cash in the government and the bonds. It should be noted if the risks are return and investly of the proportional. So these are factors, and after that some factors that affect in the asset allocations and the considering the lifestyling योर फर्स्ट इन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स. जैसे कि मैं बाद में कहा था, आपके इन्वेस्टमेंट गोल सही से हो गए तो आपकी लाइफस्टाइल आप जो आपने जो सोची है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, वो आप क्या अचीव कर पाएंगे. ओके. टाइम पीरियड, आफ्टर दैट रिस्क टॉलरेंस, टैक्सेशंस, लिक्विडिटी, कॉस्ट, रिटर्न एंड रिड्यूस expectations and preparations. So after that, our next point, types of asset classes. Types of asset classes understand our first point, equities. So equity is known as stock or share represent of ownership in a company. So equities have the greatest potential capacity to deliver best result of the over time of the over the long period. Okay. After that, however, they are risky since their performance is oriented or fluctuating, and the past performance cannot be indicate of your future details. So equities undercome, the longer they are held, in the better result profit can be generated in equities. So it is based on the theory that higher the risk taken and higher will be the return profit generated of the vice versa. Our next point, bonds. So a bond refers to a loan which is paid by the owner to the insurer. The insurer promises to pay regular interest payment and also principal original loan amount and the agreement of the number of the years. So
They are also called fixed income instrument. As per the offer, regular payment is a fixed amount of the interest. Government bonds are less volatile at the acquire of the hence risk associated also of the compared to the equity shares. After that, the valuable of the after the valuable to the insurance and to the inflation underscore, hence their reverse achieve are lower than equity. So next point, प्रॉपर्टी. ठीक है, सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स क्या होते हैं, हमेशा इंक्रीज होते हैं, इसके अंदर कभी डिप्रिशिएट नहीं होता. हम अगर प्रॉफिट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो आगे जाके जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, हम इजीली क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट हम उसके अंदर ले सकते हैं. सही है. सो प्रॉपर्टीज अंडर प्रॉपर्टी द रियल स्टेट रेफर टू द कमर्शियल प्रॉपर्टी that delivers return through the return along with the applications and the increasing of the value of the price of land on the on can edit of his or her properties and investment by diversifying into commercial property, which can be done through the professional managers. After that, since the risks eliminate involve its high returns and also high but the lower of the equities. After that, our next point, cash investment. कैश इन्वेस्टमेंट हम कैसे कहते हैं कि हम इजीली हम हमारी जो कैश है इन्वेस्ट जब हम करेंगे और जब हमें कैश की जरूरत होगी, हम इजीली लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट करके हम अपना कैश फिर से इजीली जनरेट कर सकते हैं या इजीली कैश हम ले सकते हैं. ठीक है. कैश इन्वेस्टमेंट मोस्टली कैसे होती है, फिक्स डिपॉजिट के अंदर होती है. ठीक है. उसके बाद में हमें बताया उन लोग ने कि इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन ओपनिंग सेविंग अकाउंट एंड द मनी मार्केट फंड्स. इसके अंदर हम कैश जनरेट कर सकते हैं. क्या होगा तब इजीली हम लिक्विडिटी, अगर कैश इन्वेस्टमेंट ऑफर लिक्विडिटी, सो क्या करेंगे हम विड्रॉ टू कैश इजीली. हम कैश क्या करेंगे इजीली, हम क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं. सो कैश इन्वेस्टमेंट अंदर कम द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट are opening saving account with the bank, money market funds, etc. Cash investment offer liquidity, that is ability to withdraw cash easily. After that, they offer of the lowest return of the risk associated in also low. However, inflation can affect your cash saving of the price of all essential commodities tends to rise. After that, our next point, commodities. Okay. कमोडिटीज देखिए क्या क्या कमोडिटीज होते हैं जिसके हम इसकी वजह से क्या होगा, कमोडिटीज के रेट क्या होते हैं, हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी जो रेट सेम नहीं रहते. लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट प्लानिंग के साथ ही हमें क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा इसके अंदर. और इन्वेस्टमेंट ऑफ द कमोडिटी टू द बिजनेस स्पेक्युलेट प्रेडिक्टिंग ऑफ द प्राइस ऑयल एंड गोल्ड. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट इज betting that the future price of the asset will be the higher than current price. The risk associated is the high price fluctuation, inflation, or changes wherever the reward and unpredictable innocent. Our next points come alternative asset classes. So the pooling fund is a type of investment where the investment combine their money market fund and the proportionally share of the returns. Example is given the mutual fund. So investment is in global equity market can be reduced portfolio and the how much of the fluctuate in the responses of particular market moving up down. After that, the improve of the potential returns. So other could be include the investing in foreign currencies and collection like art, wine, and cars, etc. Okay. So our next points come types of asset allocations. So asset allocations is the organized and effective method of diversification, that is the strategy of dividing of your investment portfolio across various asset classes like stock, bonds, etc. Okay, so some types of allocations are, first is strategic asset allocation. So what is meant by the strategic asset allocation? Strategic asset allocations involve setting and then realizing of portfolio and predicting to achieve those target, and there may be as differences in the actual asset allocation and the percentage outcome. So the main purpose of the rebalancing of the portfolio to diversify the risks from your stock by the adding suffer investment like bonds, cash, and equivalents. After that, our next point, tactical asset allocation. So tactical asset allocation is an investment strategy in that adjusts portfolio asset allocation. Tactical asset allocation allow a range of percentage in each asset class and various of the strategic asset allocations called setting target and allocation. There are minimum and maximum acceptable percentage that allow the investor to take the advantage of the market condition to the earn profit. In tactical asset conditions, taking the sum
of the core asset and the companies of the stock bonds, index funds, that is the bulk amount of portfolio. After that, our next point, ensure asset allocations. So in this strategy is a portfolio value of established made under which the portfolio should not drop. This strategy is suitable for investors who are willing to take his risk. The portfolio value in the increase is achieve the return above the base of this cost. And if the portfolio value decrease in investor can be invest is risk free of the assets. So our next point, integrated asset allocation. So integrated asset measurement is a border and allocation strategy is a consider of both of your economics and the along of the expectations along with the rises involved in developing in the assets mix. After that, this strategy include of all types of strategy for the involved and the, along with the changes in the market and the risk of tolerance. So next point under come dynamic asset allocation is of course the dynamic asset allocation. In this strategies are come the mixed strategy. So that's playing the various types of role. After that, the asset regularly as when the market rises and falls of the economy of changes. Here you are sale the asset and the decline the purchases asset that come of that increases. For example, if the value of the share fall or value of the share of fall, you will sell before the prices fall the further. After that, our next point, life cycle based asset allocation. As an individual grows older, their ability to take their risk differentiates. Hence, they are prefer to transfer majority of their investment and saving into similar products. Through the individual life stages, their ability to take the right changes and the hence of portfolio and allocation need to be reliable and accordingly. So these are types of so after life cycle based asset allocation and asset allocations, our next chapter, financial mathematics, unit number 3. First of all, see introduction part of financial mathematics. Financial mathematics help in solving financial problems by applying mathematics method. And financial mathematics is also called as quantitative finance, financial engineering, mathematical finance, etc. It has a real-life application in theoretical and practical problem of banking and insurance sector in financial mathematics. So financial mathematics is applied as the first is hedging and risk management. Hedging means to get the correct answer, exact answer, it comes in financial mathematics. And the risk management, everyone knows about the risk management. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम हमने पहले से उसका जो रिस्क है वो मैनेज किया, मतलब आने वाला जो रिस्क है वो मैनेज किया, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या आने वाला कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर वो रिस्क इजीली मैनेज कर सकते हैं. कैसा? बाय कैलकुलेशन ऑफ रिस्क. इजी उसका कैलकुलेशन करके हम एक अमाउंट, कहते हैं ना कि हम एक प्रेडिक्टिंग अमाउंट तय करते हैं जो आने वाले रिस्क के लिए. ओके, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम रेडी रहते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट, algorithmic trading. So algorithmic trading is the help for the step-by-step solution in financial mathematics. Okay. After that, portfolio optimization. So portfolio optimization is used to the help of perfection in financial mathematics. Okay. So after that, the various financial mathematics techniques used is modern terms are moderate and method and numerical analyze binomial distributions value of the risks. It's come in financial mathematics, etc. So these financial mathematics help to draw to draw conclusion when each are otherwise different to find out can be conducted from is the insulation of predictions. Okay, so next point, total asset. Everyone knows about the total asset. सबको पता है कि total asset कौन से होते हैं, ठीक है. Let's see. So total asset is the amount of asset owned by the personal entire as the listen of the balance sheet is include cash holding, receivable, inventory, fixed asset, tangible asset, goodwill, and other asset. The investor review of the company and the total asset before determining whatever not the business had enough existing value meet the investment. So some of the total assets are come for the period
starting from fixed asset. Fixed asset अंडर कम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. ठीक है, सबको पता है, ठीक है, कि फिक्स एसेट के अंदर कौन से एसेट आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. आफ्टर दैट द पार्ट ऑफ इन एसेट इन्वेस्टमेंट आल्सो कम. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट करंट एसेट, जिसे हम कहते हैं क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट. ठीक है, सो ये बताया मैंने कि टोटल एसेट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट. So what is mean by the fixed asset? So fixed asset in accounting term use of the represent of the long-term asset which a firm purchase and uses from production of goods and services. For both fixed asset are divided into two types. कौन से two types में divided है fixed asset के, जैसे मैं अभी मैंने बताया, एक है tangible fixed asset. उसके अंदर कौन से एग्जांपल लेंगे हम tangible fixed asset के अंदर? fixed asset कौन से है हमारे? लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा. ओके, और उसके बाद है इंटेंजिबल फिक्स एसेट. इंटेंजिबल कौन से फिक्स एसेट है इसके अंदर? गुडविल, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा. ओके, और है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट इज अकाउंट ऑफ द एसेट साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिप्रेजेंट द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक, bonds, real estate and etc. After that, that is in interest hold from the long term investment. Okay, so next part is, so after that, current asset. It includes the cash and cash equivalents and debtor stock, advances, other asset that can be converted into cash within the 1 year, and the current asset are divided into two parts of the basis is liquidity. So first is quick current asset. So quick current asset is one which is can easily converted into the cash. Is example are given debtors and the bills receivable. After that, non-quick current asset, one which is not easily converted into the cash, is stock and prepared expenses. So these are non-quick current asset.